हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 20 तक डिस्कस कर चुके थे। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम इज। तो क्लोरीन एटम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उसका करेक्ट सेट क्वांटम नंबर का क्या होगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आपको बताना है, एन एल एम का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन 3s2 3p5। तो नियॉन तक तो सारा ऑर्बिटल फुल फील्ड है, दो दो इलेक्ट्रॉन सब में होगा, तो ये तो पेयर अप इलेक्ट्रॉन है। तो पेयर अप से हमको मतलब ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3s2 भी पेयर है, 3s में दो इलेक्ट्रॉन है, 3p5 p ऑर्बिटल 3p है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप रहता है, 1 2 3, उसके बाद 4th 5th। तो एक इलेक्ट्रॉन 3p में अनपेयर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो इसका NLM का क्या वैल्यू होगा? तो 3p में अनपेयर्ड है तो n का वैल्यू 3 होगा, p सब सेल है तो l का वैल्यू 1 होगा, p सब सेल के करस्पॉन्डिंग, और l अगर 1 है तो m का वैल्यू -1 से 1 तक कुछ भी हो सकता है, या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, ये तो नहीं होगा, n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 1, एक ही ऑप्शन में है। और m -1 0 1 कुछ भी हो सकता है। तो करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ये वाला है, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1 और m का वैल्यू 1। इसके बाद 22nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एक्स रे। कहने का मतलब इन सभी ऑप्शन में कौन सा प्रॉपर्टी है जो एक्सरे का प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपको बताना है। डज नॉट कैरेक्टराइज मतलब एक्सरे का प्रॉपर्टी नहीं है। पहला, द रेडिएशन कैन आयोनाइज गैसेस। तो एक्सरे ये बहुत ही हाई एनर्जी वाला रेडिएशन है, तो ये गैसेस को आयोनाइज कर देगा। एक्सरे, गामा रे, ये सब बहुत ही हाई एनर्जी वाला रेडिएशन होता है, तो गैस आयोनाइज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, मतलब ये एक्सरे का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, इट काउजेस ZNS टू फ्लोरेस्केंस। तो ZNS जो होता है वो फ्लोरेस्केंट मटेरियल होता है, मतलब कोई भी जैसे प्लेट है, यहाँ पे ZNS का कोटिंग कर दीजिएगा तो ये फ्लोरेस्केंट कोटिंग कहलाएगा। अब इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करेगा तो ये लाइट इमिट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका एक्स-रे, गामा रे कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में ये लाइट इमिट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितना रेडिएशन होता है सारा का सारा इनविजिबल होता है विबजियोर के अलावा, तो ये तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब फ्लोरेस्केंट मटेरियल पे पड़ेगा तो ये लाइट इमिट करेगा, जिससे पता चलेगा कि इस पे रेडिएशन पड़ रहा है, मतलब ये फ्लोरेस्केंस शो करता है। फ्लोरेस्केंस होता है इमिशन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करके लाइट इमिट करेगा तो वो फ्लोरेस्केंस शो कर रहा है। और जो सब्सटेंस रहता है जो कि लाइट एब्जॉर्ब करता है उसको फ्लोरेस्केंट मटेरियल बोलते हैं, तो ये फ्लोरेस्केंस शो करता है एक्सरे। ZNS फ्लोरेस्केंट मटेरियल है तो फ्लोरेस्केंस शो करेगा, मतलब ZNS पे अगर एक्सरे पड़ेगा तो ये लाइट इमिट करेगा। भले एक्सरे इनविजिबल होता है, लेकिन जैसे ही ZNS पे पड़ेगा तो ग्लो करने लगे, लाइट इमिट करेगा तो ग्लो करेगा, मतलब फ्लोरेस्केंस शो कर रहा है। तो ये एक्सरे का प्रॉपर्टी है, तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे फिजिक्स में एक्सरे और गामा रे के बारे में डिटेल में। तो वहां पे आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ना तो एक्सरे रिफ्लेक्ट करता है ना ही गामा रे डिफ्लेक्ट करता है, तो ये एक्सरे का प्रॉपर्टी नहीं है। एक्सरे गामा रे डिफ्लेक्ट नहीं करता, यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में एक्सरे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो ये जो है एक्सरे का प्रॉपर्टी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा, डज नॉट कैरेक्टराइज एक्सरे, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। है वेवलेंथ शॉर्टर देन अल्ट्रा वायलेट रे। तो आपको पता है कि अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा एनर्जी होता है एक्सरे का, तो एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा।
तो वेवलेंथ जो है एक्सरे का शॉर्टर रहेगा अल्ट्रावायलेट रे से। मतलब ये सही बात है, मतलब ये एक्सरे का प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following relates to photon both as wave motion and as a stream of particles। तो कोई भी फोटोन मतलब लाइट जो रहता है, इसका डुअल बिहेवियर आप किससे रिलेट कर पाते हैं। मतलब लाइट जो है ये वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। तो E इक्वल टू एच म्यू, इससे आप वेव नेचर एज वेल एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स दोनों को रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप फोटोन को एज ए पैकेट ऑफ एनर्जी इक्वल टू एच म्यू के टर्म में रिलेट कर सकते हैं कि फोटोन आपका पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसका कि एनर्जी एच म्यू के इक्वल होगा, और ये एज ए वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी म्यू, और फोटोन जो है वैसा वेव है जिसका कि फ्रीक्वेंसी म्यू दिया हुआ है। तो आप वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को रिलेट कर सकते हैं E इक्वल टू एच म्यू से। इंटरफेरेंस, इन्फ्रेंस लिखा हुआ, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब जो है लाइट के वेव नेचर से रिलेटेड है। मतलब पार्टिकल नेचर को आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सब से रिलेट नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल नेचर को फर्दर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सभी से पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंटरफेरेंस से एक ही नेचर एक्सप्लेन होगा, सिमिलरली डिफ्रैक्शन से भी एक ही नेचर, दोनों सिर्फ वेव नेचर को ही रिलेट कर सकता है। और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो आइंस्टीन इक्वेशन है, इसका तो फोटोन के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट, पिक आउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है? तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए। कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 हाइड्रोजन, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 6 + 3, इस पे प्लस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है। तो 9 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन। H3O+, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 8 + 3, अब प्लस है, तो था तो 11, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो -1 हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन है H3O+ में। NH3, नाइट्रोजन के पास 7, हाइड्रोजन के पास 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब H3O+ और NH3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आप ऑप्शन देखें तो 2 और 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। अब इसमें जो है फोर्थ चेक करने का जरूरत ही नहीं है, 2, 3 से ही पता चल रहा है, तो फोर्थ क्यों चेक करें। ऐसे आप यहाँ पे तो चेक कर सकते हैं, एग्जाम हॉल में नहीं कीजिए क्योंकि टाइम बचाना है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो कार्बन के कॉरस्पॉन्डिंग 6 और हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग 3, 9 और माइनस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो +1, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 तो होना ही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, A3p ऑर्बिटल है स्फेरिकल नोड्स, नॉन स्फेरिकल नोड्स। स्फेरिकल नोड्स क्या होता है? रेडियल नोड को ही स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं, और नॉन स्फेरिकल नोड मतलब एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है L, और स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड इक्वल टू होता है n - l - 1। 3p के लिए n इक्वल टू 3 है, तो रेडियल नोड होगा 3 - l का वैल्यू 1 होता है p सब सेल के लिए, तो 3 - 1 - 1, तो रेडियल नोड होगा 1, और एंगुलर नोड भी होगा 1 क्योंकि l का वैल्यू होता है 1। तो 1 रेडियल नोड और 1 एंगुलर नोड, या फिर आप बोल सकते हैं 1 स्फेरिकल नोड। रेडियल नोड को ही स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, और 1 नॉन स्फेरिकल नोड, 1 स्फेरिकल एंड 1 नॉन स्फेरिकल नोड। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी में बोल रहा है 2 नॉन स्फेरिकल नोड्स, तो एंगुलर नोड 1 ही होगा, यहाँ पे 2 दे रहा है, ये गलत होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद 26, एल्युमिनियम 1327, मास नंबर, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इज स्टेबल आइसोटोप। 1329, एल्युमिनियम इज एक्सपेक्टेड टू डिसइंटीग्रेट बाय। तो सबसे पहले तो आप इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फाइंड आउट कीजिए। तो स्टेबल जोन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन है 13 और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है 27, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 14, तो न्यूट्रॉन है 14 और प्रोटॉन है 13। तो स्टेबिलिटी जोन के लिए N/P रेशियो है 14/13, और आपके पास जो एल्युमिनियम है
वो है 29 13, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 13 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 29 माइनस 13, तो ये 16 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 16, तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का वैल्यू है 16/13, तो ये जो है ग्रेटर देन स्टेबल वैल्यू है, ग्रेटर देन 14/30 है 13 है। तो N/P रेशियो अगर स्टेबल वैल्यू से ज्यादा रहता है तो उस केस में बीटा इमिशन होता है, और अगर N/P रेशियो लेस देन स्टेबल वैल्यू रहता है तो उस केस में पॉजिट्रॉन इमिशन होता है। यहाँ पे बीटा इमिशन होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। और अल्फा इमिशन एटॉमिक नंबर 83 के बाद अगर कोई एलिमेंट है तो वो रेडियो एक्टिव रहता है, तो स्टेबिलिटी के लिए वो अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा तो है नहीं, तो अल्फा इमिशन तो होगा नहीं। प्रोटॉन इमिशन होता ही नहीं है, एक्चुअली में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। इमिट बीटा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, और पॉजिट्रॉन इमिशन होता है। नेक्स्ट, Which of the following has maximum number of unpaired electron? तो आपको इन सभी में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है किसमें होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो Mg2+ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो मैग्नीशियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Mg2+। इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, मतलब 3s से दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए। तो 1s2 2s2 2p6 ये जो है Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। तो स्कैंडियम टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर आता है, 2 2 6 + 2 + 20, तो 3d2 ये टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो 4s और 3d, आउटर मोस्ट आपका 4s है, ये फोर्थ सेल है, ये थर्ड सेल ही है, तो इलेक्ट्रॉन जो है 4s से पहले रिमूव होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों रिमूव हो जाएगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव होगा, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। इसके बाद वेनेडियम, तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ये वेनेडियम का हो गया। अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा। 3d3 से तीनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ 3d2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2। इसके बाद आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आयरन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। आयरन, इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो 4s2 से दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो 3p6 3d6 ये जो है Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए। तो मैग्नीशियम में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारा का सारा पेयर है, क्योंकि 1s फुल फील्ड है, तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया। सिमिलरली 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया। 2p, p 3 ऑर्बिटल होगा, और तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये 6 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ये सारा पेयरिंग हो गया, तो इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक तो पेयरिंग हो गया। 3d1 मतलब ये जो 1 2 3 4 5d ऑर्बिटल है 3d वाला, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो Ti3+ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम 3+, तो इसमें 3d2 है, तो d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये अनपेयर्ड रहेगा, क्योंकि जब तक 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा, तो दोनों अनपेयर्ड होगा।
बाकी ये सब पेयर्ड है। तो वेनेडियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन 3p6 तक तो सारा पेयर्ड है। 3d6 तो 3d6 क्या होगा 1 2 3 4 5, उसके बाद एक पेयर्ड होगा। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। पहले सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएगा d ऑर्बिटल, उसके बाद पेयरिंग होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप हो जाएगा एक एक सारा ऑर्बिटल में, उसके बाद छठा एक ऑर्बिटल को पेयर्ड कर देगा, तो बाकी 4 अनपेयर्ड रहेगा। तो Fe2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe2+ में ही है, 0 1 2 और 4। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 28, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल इज। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √L इंटू L+1 h/2π। 2s s सब सेल के कोरस्पोंडिंग L = 0 होगा, तो 0 इंटू 1 तो 0, 0 इंटू h/2π, तो ये 0 आएगा वैल्यू। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा 2s ऑर्बिटल के लिए। कहने का मतलब s सब सेल जब भी रहेगा, 2s रहे 3s रहे 4s रहे, L का वैल्यू तो 0 ही होगा। तो सभी के केस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 ही आएगा। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट, फॉर d इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज। तो d इलेक्ट्रॉन मतलब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो L = 0 s सब सेल, L = 1 p सब सेल, L = 2 d सब सेल, तो 2 होगा L का वैल्यू। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा √L इंटू L+1 h/2π। L का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो √2 इंटू 3 तो √6 h/2π, √6 h/2π, ऑप्शन ए। तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा √6 h/2π, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर n n l। तो n और l का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो L+L रूल लगाइए, 4 + 1 n+L का वैल्यू होगा 5 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 5, फोर्थ के लिए 4। तो n+L का वैल्यू अगर सेम है तो उस केस में n का वैल्यू देखेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड में n+L का वैल्यू 5 ही है, तो n जिसका ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, तो फर्स्ट का एनर्जी ज्यादा होगा थर्ड से, तो थर्ड से ज्यादा एनर्जी होगा फर्स्ट का, क्योंकि n का वैल्यू ज्यादा है फर्स्ट के केस में। लेकिन n+L का वैल्यू 5 है, तो 4 वाले से तो ज्यादा ही होगा, मतलब सेकेंड और फोर्थ से ज्यादा ही होगा फर्स्ट और थर्ड का एनर्जी। अब सेकेंड और फोर्थ में इसमें n = 3 है, इसमें n = 4 है, तो सेकेंड का एनर्जी ज्यादा होगा फोर्थ से, तो सबसे कम एनर्जी फोर्थ का, इसके बाद सेकेंड, और इससे ज्यादा थर्ड, इससे ज्यादा फर्स्ट, 4 सेकेंड थर्ड फर्स्ट, 4 सेकेंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन ए। यही आपका इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ऑप्शन ए। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।